स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के स्टेट रन मीडिया KNCA ने यह अनाउंस किया कि उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स बनने का प्लान कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एक लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM टेस्ट कर चुका है। नवंबर 18 को नॉर्थ कोरिया द्वारा टेस्ट किया गया हवासोंग 17 ICBM जापान के सी में जा गिरा, जिससे नेचुरली जापान में अलार्म की घंटी बजने लगी। दरअसल सालों से नॉर्थ कोरियन लीडरशिप न्यूक्लियर वेपन्स को अपने सर्वाइवल का सोल गारंटी मानता आया है, स्पेशली जब कोरियन पेनिनसुला में US मिलिट्री बेसिस और अलाइज के साथ अमेरिका के वॉर गेम्स उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह काम करते हैं। वैसे तो 1985 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को रेटिफाई किया था, लेकिन 2003 में उसने विथड्रॉ कर लिया और 3 साल बाद अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। करंट लीडर किम जोंग उन न्यूक्लियर वेपन्स को एक मिलिट्री एसेट ही नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी और एक प्रेस्टीज इशू भी मानते हैं। इसलिए पावरफुल कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस में अपने बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया अक्सर ऐसे एग्रेशंस को बढ़ावा देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के हेवली सैंक्शन्ड देशों में से एक होने के बावजूद आज तक नॉर्थ कोरिया अपनी मनमानी करता आया है। उसका ये एटीट्यूड वेस्टर्न नेशंस के लिए और खासकर अमेरिका के लिए एक पहेली सा बन गया है, क्योंकि ना तो वो नॉर्थ कोरिया को समझ पा रहे हैं और ना ही उसे डील करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी डिजाइन कर पा रहे हैं। इसके चलते उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बन जाता है और वो है नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाना, जिसका असर तो हम देख ही रहे हैं। 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल सैंक्शंस झेल रहा है, लेकिन ना तो ये उसके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोक पाया है और ना ही उसे डीन्यूक्लियराइज होने पे मजबूर कर पाया है। वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ एक क्रेडिबल डिटरेंस बिल्ड करने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने आइसोलेशनिस्ट स्टैंड को मेंटेन और पुश करता आया है। तो आखिर क्या वजह है कि वेस्टर्न पावरफुल नेशंस नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनके द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार 1950 से 53 के बीच हुए कोरियन वॉर के चलते नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। वॉशिंगटन ने न सिर्फ नॉर्थ कोरिया पे एक टोटल एम्बार्गो लागू किया, बल्कि US में उसके सारे होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया था। 1970s में रिस्ट्रिक्शंस को और भी टाइटन करते हुए अमेरिका ने उन सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी जिसके रॉ मटेरियल्स नॉर्थ कोरिया से आए थे। 1994 में फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश की ताकि इस रोग स्टेट को कंटेन किया जा सके। इस एग्रीड फ्रेमवर्क के थ्रू उन्होंने अनाउंस किया कि अगर नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज कर दे तो वो अमेरिकन एड रिसीव कर सकता है। USA का ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। इस फ्रेमवर्क के अंडर नॉर्थ कोरिया के प्लूटोनियम प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को टेम्परेरीली फ्रीज किया गया और बदले में USA ने कुछ सैंक्शंस हटा दिए। लेकिन ये प्रोग्रेस शॉर्ट लिव्ड था। 2003 आते आते जब ये साफ हो गया कि क्लिंटन का एग्रीड फ्रेमवर्क एक फेलियर बन चुका है, तब अमेरिकन कांग्रेस ने दूसरा रास्ता अपनाया। 2004 और 2019 के बीच 8 बिल्स पास किए गए जिनका मकसद था नॉर्थ कोरिया के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्ट करना। फाइनेंशियल साइड की बात करें तो USA ने नॉर्थ कोरिया को अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम और डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करने से रोक लगाई। इसके अलावा अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस ने ऐसे भी कंट्रीज को टारगेट किया जो नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में उसके एक्सेस को लिमिट कर दिया जाए।
यूनाइटेड नेशंस के अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कई रेजोल्यूशंस इशू करता आया है, जिनमें आर्म्स, लग्जरी आइटम्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नेचुरल गैस और दूसरे आइटम्स पर ट्रेड बैन शामिल है। कुछ ऐसे सैंक्शंस भी हैं जिनके तहत डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज के एसेट और साथ में जॉइंट वेंचर्स और कार्गो ट्रेड को प्रोहिबिट किया गया है। 2006 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खिलाफ अपना पहला सैंक्शन रिलेटेड रेजोल्यूशन इशू किया। 2017 तक सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के वेपन टेस्ट के रिस्पांस में यूनानिमसली 9 रेजोल्यूशंस पास किए। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शंस इंपोज करने वालों में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इन मेजर्स में नॉर्थ कोरिया और चाइना के एसेट फ्रीज, नॉर्थ कोरिया के साथ बायलैटरल ट्रेड बैन, नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स और शिप्स पे एंट्री रेस्ट्रिक्शंस और रेमिटेंस कंट्रोल इंक्लूडेड है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के बढ़ते स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ प्योंगयांग की जिद भी बढ़ती गई है। इतने सालों में इंपोज किए गए सैंक्शंस के बावजूद यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की स्टडी ये बताती है कि इन सैंक्शंस के इन्फोर्समेंट में सिग्निफिकेंट गैप्स रहे हैं, जिसके चलते इनकी इफेक्टिवनेस हर्ट हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वेस्ट के एम्प्टी थ्रेट्स सिर्फ इनफेक्चुअल ही नहीं, बल्कि कभी कभी वो किम के डिक्टेटोरियल रेजिम के लिए फायदेमंद हो जाते हैं। पर कैसे? आइए अब उन फैक्टर्स पे एक नजर डालते हैं जिनके थ्रू नॉर्थ कोरिया वेस्टर्न कंट्रोल से अपने आप को बचाता आया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग पावर नहीं है। साउथ कोरियन सेंट्रल बैंक के एस्टिमेट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया का ग्रॉस नेशनल इनकम साउथ कोरियन करेंसी टर्म्स में 34.5 ट्रिलियन था। लेकिन अपने सदर्न नेबर के जीडीपी का 2.2% होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने ऑलरेडी लो जीडीपी का 25% वेपन्स में खर्च करता है। यही नहीं, वो रूटीनली सैंक्शंस को अवॉइड करना भी अफोर्ड कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एनर्जी फ्रंट पे ही 2020 के पहले 9 महीनों में वो सैंक्शन इंपोर्ट्स पे 5 लाख बैरल का एनुअल कैप को कई गुना एक्सीड कर पाया। वहीं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करीब 121 शिपमेंट्स रिसीव करने में भी सक्सेसफुल रहा। इन सैंक्शंस की जांच कर रहे यूएन पैनल ने यह भी पाया कि नॉर्थ कोरिया ने उन महीनों में चाइनीज टेरिटोरियल वाटर्स का सहारा लेकर लगभग 400 शिपमेंट्स के थ्रू 2.5 मिलियन टन्स ऑफ कोल एक्सपोर्ट किया था। इनफैक्ट ऐसे कई यूएस गवर्नमेंट और यूएन एक्सपर्ट पैनल्स ने अपने रिपोर्ट्स में नॉर्थ कोरिया के सैंक्शन इन्वेजन टेक्निक्स को सामने लाया, जिससे वो हार्ड करेंसी अर्न करता है। दोस्तों, चाहे वेपन कंपोनेंट्स हो, लग्जरी आइटम्स हो या नेसेसिटी गुड्स हो, नॉर्थ कोरिया इन्हें कोल और दूसरे मिनरल्स के एक्सचेंज में हासिल करता है, जिससे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्हें ट्रेस करने का रिस्क अवॉइड कर देता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट शेयर कोल एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड है और इसीलिए 2016 में यूएनएससी ने नॉर्थ कोरिया के कोल एक्सपोर्ट्स पे कैप लगाने का फैसला लिया था। यही नहीं, सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन में नॉर्थ कोरिया के साथ कोल ट्रेड को भी बैन किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी नॉर्थ कोरिया से बल्क परचेजेस किए जा रहे हैं और इस ट्रेड का सबसे बड़ा पार्टनर है चाइना। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक चाइनीज बिजनेसमैन ची यूपेंग ने अपने कंपनी डैंडोंग जिचिंग मेटेलिक मटेरियल्स के थ्रू नॉर्थ कोरिया के स्टील और एंथ्रासाइट कोल परचेज किया। इनफैक्ट ऐसे कई एंटिटीज और कंपनीज हैं जो चाइना के साथ इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि जहां सैंक्शंस और एम्बार्गो इंपोज किया जाता है वहां स्मगलिंग एक आम बात हो जाती है। नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही है। चाइना जैसी कंट्री से स्मगलर्स नॉर्थ कोरिया के वाटर्स में एंटर करते ही अपने शिप्स का ट्रांसपॉन्डर्स यानी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरियन गुड्स लेकर वो रशिया चले जाते हैं और दावा करते हैं कि ये गुड्स रशियन मेड है। नॉर्थ कोरियन गुड्स और कोल से भरे चाइनीज शिप्स या तो कुछ समय तक रशियन पोर्ट्स में पड़े रहने के बाद चाइना वापस चले जाते हैं या फिर दूसरा वेसल आके उनका सामान को पिक करके उनके डेस्टिनेशन तक शिप कर देता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ शिप्स रजिस्टर किया हुआ है और उसके डोमेस्टिक फ्लीट में कई फॉरेन ओन्ड वेसल्स भी शामिल हैं। यही नहीं, उसने अपने ओशन मैरीटाइम मैनेजमेंट कंपनी में ऐसे 21 शिप्स में से 18 को डोमेस्टिक वेसल्स के तौर पर रजिस्टर किया हुआ है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 8 ऐसे शिप्स थे जिनको फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया गया था। इलीगल ट्रेड के अलावा भी नॉर्थ कोरिया कई ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी अर्निंग को सिक्योर करता आया है। करीब 1 लाख नॉर्थ कोरियंस अपने देश से बाहर काम करते हैं, जिनके रेमिटेंसेस से किम जोंग उन के रेजिम को लगभग $500 मिलियन मिलता है। फॉर एग्जांपल, यूएन ने
मानसुदाई ओवरसीज प्रोजेक्ट नाम के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है जो अपने ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है। यही नहीं, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अपने प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज ट्रांसफर करता है। ऐसी एक कंपनी है क्विंगडाओ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अफ्रीका की नामीबिया में ऑपरेशनल है। दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया के इलाबरेट मिलिट्री परेड्स के पिक्चर्स तो देखे ही होंगे। 2017 में ऐसे ही एक परेड के वीडियोस और फोटोग्राफ्स में देखा गया था कि जिन ट्रक्स पे पुगगुक्सोंग 1 मिसाइल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे उनमें सिनोट्रुक लोगो लगा हुआ था। उससे पहले भी एक मिलिट्री परेड में सिनोट्रुक होवो 6x6 सीरीज ट्रक शामिल थे। दरअसल सिनोट्रुक चाइना के लार्जेस्ट स्टेट ओन ट्रक मैन्युफैक्चरर का एक लिस्टेड आर्म है। यूएन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिनोट्रुक ने 2010 और 2014 के बीच नॉर्थ कोरिया को 3XL वाले सिविलियन ट्रक्स एक्सपोर्ट किए थे क्योंकि वो इक्विपमेंट एम्बार्गो लिस्ट से बाहर था। वैसे तो इस कंपनी ने डिमांड किया था कि बायर इन ट्रक्स के सिविलियन यूज की गारंटी दे और चाइनीज लॉ और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के दायरे में रहे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए इन्हें मिलिट्री यूज में तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लिए सैंक्शंस को एवेड करने में उसके फ्रेंड कंपनीज का एक क्रूशियल रोल रहा है। फ्रेंड कंपनी को एक फुली फंक्शनल कंपनी माना जाता है जिसके फीचर्स एक लेजिटिमेट बिजनेस की तरह तो होते हैं, लेकिन उसका असली पर्पस होता है इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज को छुपाना। फॉर एग्जांपल, ग्लोकोम नाम की एक कंपनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग के फ्रेंड कंपनीज को यूज करता है। यूएन की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि एक सिंगल इनवॉइस को सेटल करने के लिए कई स्मॉल ट्रांजैक्शंस किए गए थे। एक और केस ऐसा था जहां चाइनीज बिजनेसमैन मा जियाहोंग पे ये इल्जाम लगा था कि वो अपनी कंपनी डैंडोंग होंगशांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू कोरिया क्वानसोंग बैंकिंग कॉर्पोरेशन के ओवरसीज कस्टमर अकाउंट्स को सेटल कर रहे थे। दरअसल नॉर्थ कोरिया अलग अलग नाम की कंपनीज के थ्रू एक्ट करता है जो चाइनीज सप्लाई चेन में अपने आप को एम्बेड कर चुकी हैं, इसलिए उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नॉर्थ कोरिया तक ट्रेस नहीं किया जा सकता। चाइना के अलावा कई और कंट्रीज भी हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जैसे मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के टाइज काफी क्लोज हैं। उधर नॉर्थ कोरिया सिंगापुर से लग्जरी आइटम्स की परचेस करता है और यूरोपियन फर्म से स्काई इक्विपमेंट। मिडिल ईस्ट में भी नॉर्थ कोरिया का एंगेजमेंट रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कई वर्कर्स यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा उसने ईरान और सीरिया को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बेची है। इसलिए चाइना भले ही उसका डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ट्रेड कई फ्रंट पे सर्वाइव करता आया है। बिजनेसेस के साथ साथ डिप्लोमेसी के थ्रू भी नॉर्थ कोरिया वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करता आया है। नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स ओवरसीज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन करते हैं, कुछ अपने नाम पे और कुछ फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड कंपनीज के नाम पे। फॉर एग्जांपल, चाइना में डाइडोंग क्रेडिट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव किम चोल सैम ने मेनलैंड चाइना और हांगकांग में अपने और फ्रेंड कंपनीज के नाम पे लगभग 8 अकाउंट्स बनाए थे जिनके थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया यूएन एम्बार्गोस को अंडरमाइन करते हुए अपने आर्म्स सेल्स को इंक्रीज करता गया है। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि नॉर्थ कोरिया के आर्म्स डील ही उसकी इकोनॉमी को चला रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। यूएनएससी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरिया अफ्रीका में अपने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू आर्म्स रिलेटेड मिलिट्री और सिक्योरिटी फैसिलिटीज डेवलप करता है। 2016 में इजिप्ट ने नॉर्थ कोरिया से आ रहे एक शिप को इंटरसेप्ट किया था जिसमें 30,000 PG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और दूसरे पार्ट्स मौजूद थे। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स और दूसरे इलिसिट गुड्स के ट्रेड के थ्रू यूएन सैंक्शंस को सर्कमवेंट करता आया है और आए दिन इन टेक्निक्स का स्केल, स्कोप और सोफिस्टिकेशन बढ़ता जा रहा है। नेचुरली नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस भी एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को इफेक्टिवली कंट्रोल ना कर पाने के पीछे एक बड़ा रीजन है वेस्टर्न मीडिया और पब्लिक में उसका परसेप्शन। जब भी किम की बात की जाती है तो उसे मैडमैन करार दिया जाता है और उसके रेजिम के बारे में यह कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल और इर्रेशनल है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस वेस्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग को ही दर्शाता है। दरअसल नॉर्थ कोरियन एस्टैब्लिशमेंट दशकों से कंसिस्टेंटली और रूथलेसली उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता आया है जो उसके रेजिम की सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने में मदद करे। इनफैक्ट उसके रेजिम की सिक्योरिटी उसके नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते वो न्यूक्लियर प्रोवोकेशन के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने से पीछे नहीं हटता है। नॉर्थ कोरिया कोई लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक डिक्टेटरशिप है जहां टॉप लीडर्स ऐसे कई एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जिनका डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड एग्जीक्यूशंस, लार्ज स्केल इम्प्रिजनमेंट,
इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन और रेसिस्ट प्रोपेगेंडा का प्रमोशन। किसी भी डिक्टेटरशिप की ये फितरत होती है कि वो किसी भी हाल में अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करे, और नॉर्थ कोरियन रजीम भी कुछ ऐसा ही करता आया है। इसलिए कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इल्जाम किसी पे लगना चाहिए तो वो है नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिकन पॉलिसीज पर। हर यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को अंडरएस्टिमेट किया है कि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया रजीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके चलते वो कभी समझ नहीं पाए कि प्योंगयांग को उसके न्यूक्लियर आर्सेनल रिड्यूस करने के लिए कैसे मनाया जाए। नॉर्थ कोरिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेकर यूएसए की मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात से पता चलती है कि वो लार्जली प्रेशर टैक्टिक्स पे डिपेंडेंट होता आया है। जब भी नॉर्थ कोरिया पे यूएसए प्रेशर बढ़ाता है तब रिटेलिएशन में नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन भी बढ़ जाता है। इसका शायद सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है नॉर्थ कोरिया का रेजिम टाइप और उसका डोमेस्टिक कल्चर, जिससे ये भी पता चलता है कि क्यों अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर पोस्चर को अफेक्ट कर पाया लेकिन नॉर्थ कोरिया को नहीं। दरअसल ईरान एक कॉम्पिटिटिव ऑथोरिटेरियन रजीम है जो मीडिया, जुडिशरी और लेजिस्लेशन को भले ही कंट्रोल करता हो लेकिन लेजिस्लेटिव और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की इजाजत भी देता है। ऐसे में जब इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो तो पब्लिक के पास ऑप्शन रहता है कि वो रूलिंग रजीम पे प्रेशर डाल सके। इनफैक्ट स्कॉलर्स एम्फसाइज करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से रजीम लीडरशिप में चेंज की नौबत आ गई थी। ईरानियन पब्लिक ने 2013 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मॉडरेट स्लेरिक हसन रूहानी को इलेक्ट किया था क्योंकि रूहानी ने वादा किया था कि वो सैंक्शंस को कम करते हुए ईरान के इंटरनेशनल आइसोलेशन को खत्म करेगा। इस रजीम चेंज के साथ साथ ईरान ने 2013 और 2015 में ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन को रेटिफाई कर दिया। इसका मेन पर्पस कई डिक्रीज इकोनॉमिक सैंक्शंस के एक्सचेंज में ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे शॉर्ट टाइम फ्रीज था। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ अलग है। नॉर्थ कोरिया रजीम ने कई सप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए हैं जैसे सूडो इलेक्शंस, सीक्रेट पुलिस, कंसंट्रेशन कैंप्स और एंटी सिविल सोसाइटी सोशल पॉलिसीज। इससे नॉर्थ कोरिया रजीम अपने आप को पब्लिक प्रेशर या पॉपुलर रिवॉल्ट से प्रोटेक्ट करता आया है। इनफैक्ट सैंक्शंस के चलते बढ़ते इकोनॉमिक हार्डशिप्स का यूज कोरियन नेशनलिज्म को बूस्ट करने में भी किया गया है। ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस अपने सुप्रीम लीडर को आइडल मानते हैं और ऐसे में इस रजीम के लिए फॉरेन अटैक के थ्रेट को मैग्नीफाई करना आसान बन जाता है। इनफैक्ट रिसेंट राउंड ऑफ टेस्ट और ड्रिल्स इस बात की गवाही देते हैं कि चाहे एक्सटर्नल थ्रेट हो या इंटरनल, किम को कोई भी डीन्यूक्लियराइज करने से नहीं रोक सकता। नॉर्थ कोरिया को स्टडी कर रहे एनालिस्ट दावा करते हैं कि किम का अल्टीमेट गोल है एक ऐसी क्राइसिस क्रिएट करना जिसे डिफ्यूज करने के लिए वो कंसेशंस और ट्रेड डील्स की मांग कर सकता है। तो आखिर नॉर्थ कोरिया को लेकर वेस्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए? दोस्तों, अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को डेवलप करने में जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने प्रोग्रेस हासिल करी है उससे वेस्टर्न पावर्स का बार्गेनिंग पावर और भी कम होता जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएसए को अपना अप्रोच ऑपोजिशन से हटाकर एंगेजमेंट की तरफ रीओरिएंट करना चाहिए। ऐसे में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको वॉशिंगटन कंसीडर कर सकता है, जैसे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट पे मोरिटोरियम के एक्सचेंज में वो साउथ कोरिया के साथ कोरियन पेनिनसुला में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हॉल्ट कर सकता है। यही नहीं, वो अपने अलाइज के साथ कोऑर्डिनेट कर इस एंगेजमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है और इसके लिए चाइना को ऑन बोर्ड लाना बेहद जरूरी है क्योंकि वही नॉर्थ कोरिया का क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है। अल्टीमेटली वेस्ट को नॉर्थ कोरिया पे प्रेशर डालने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वो इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कैसे कर सके। इसके लिए उन्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह सैंक्शंस को ईज करते हुए पीस नेगोशिएशंस को इनकरेज किया जा सकता है। लेकिन फिर उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूएसए ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यूएसए इस दुनिया में आर्म्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इस बात की गुंजाइश हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं डिस्टेबिलिटी यूएसए के इकोनॉमिक्स गेन्स को फैसिलिटेट करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करना वेस्ट के लिए एक मेजर चैलेंज बनता जा रहा है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, should America rethink its North Korea policy? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।